आज का टॉपिक है विशेषण। विशेषण शब्द की व्युत्पत्ति जो है वह सास धातु में वि उपसर्ग और अन प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। विशेषण की परिभाषा है कि संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण है राम ईमानदार है, तो इसमें राम है संज्ञा और इसकी विशेषता क्या है कि वह ईमानदार है। ठीक ना, तो ईमानदार इसमें विशेषण हो गया। वैसे दूसरा उदाहरण है नई पुस्तक, तो इसमें पुस्तक जो है वह संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है कि पुस्तक नई है ना, तो इसमें नई क्या हो गया विशेषण। तीसरा उदाहरण है वह ईमानदार है, तो वह इसमें क्या है, वह सर्वनाम है और इसकी विशेषता क्या है ईमानदार है ना। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उसको विशेषण कहा जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे विशेषण के प्रकार या भेद। तो विशेषण के जो है यह चार प्रकार होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। तो वे शब्द जिनसे किसी वस्तु प्राणी के गुण, दोष, रंग, अवस्था, दिशा, दशा, आकार, काल आदि का बोध हो, तो वहां पे गुणवाचक विशेषण होता है ना। गुणवाचक विशेषण के कई भेद हो सकते हैं। जैसे गुणबोधक विशेषण, दोष बोधक, रंग बोधक, अवस्था बोधक, स्वाद बोधक, स्पर्श बोधक, गंध बोधक, आकार बोधक, आकृति बोधक और काल बोधक, दिशा बोधक तथा दशा बोधक। यह गुणवाचक विशेषण के भेद हैं, यानी प्रकार हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि गुण बोधक विशेषण किसे कहा जाता है। विशेषण कहा जाता है जिनसे किसी के गुण का बोध हो, है ना। जैसे अच्छा, बुरा, सुंदर, परिश्रमी, दयालु, ईमानदार, ये सभी हैं गुणबोधक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है दोष बोधक विशेषण, यानी जिनसे किसी के दोष का पता चले, है ना। जैसे बेईमान, बुरा, आलसी, कामचोर, ये सभी क्या है दोष बोधक विशेषण है। तीसरा है रंग बोधक विशेषण। रंग बोधक विशेषण कहते हैं जिनसे रंग का बोध हो, उसे रंग बोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे हरा, पीला, सफेद तथा काला। इसके अलावा है स्वाद बोधक विशेषण, यानी जिनसे किसी के स्वाद का पता चले, जैसे कि वह वस्तु कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, खारा है या तीखा है, ये सभी स्वाद बोधक विशेषण है। पांचवा है अस्पर्श बोधक विशेषण, यानी जिनसे स्पर्श का बोध हो, जैसे गर्म, ठंडा, कोमल, कठोर, ये सभी स्पर्श बोधक विशेषण कहलाते हैं। अगला है गंध बोधक विशेषण, यानी जिनसे किसी के गंध का पता चले, जैसे खुशबूदार, बदबूदार, सुगंधित, ये सभी गंध बोधक विशेषण है। अगला है आकार बोधक विशेषण, यानी जिनसे किसी के आकार का बोध हो, जैसे छोटा, बड़ा, ठिगना, चौड़ा, ऊंचा आदि, ये सभी आकार बोधक विशेषण है। यानी आकृति बोधक, यानी जो किसी की आकृति बताए, जैसे गोलाकार है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार या फिर आयताकार, है ना। अगला है काल बोधक विशेषण, यानी जिनसे काल अर्थात समय का पता चले, जैसे प्राचीन काल, ऐतिहासिक, है ना, ये सभी काल बोधक है। अगला है दिशा बोधक विशेषण, यानी जिनसे दिशा का पता चले, जैसे पूर्व, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, ये सभी दिशा बोधक हैं। 11वां है अवस्था बोधक, यानी जिनसे किसी की अवस्था का पता चले, जैसे वो तरल अवस्था है, ठोस अवस्था है या फिर गैसीय अवस्था है, तो वो अवस्था बोधक विशेषण कहलाते हैं। और 12वां है दशा बोधक विशेषण, यानी जिनसे किसी की दशा का पता चले, जैसे कि बीमार है, कमजोर है, दुर्बल या फिर निरोग, ये सभी दशा बोधक विशेषण है ना। अब हम लोग विशेषण का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, वह है परिमाणवाचक विशेषण। यानी परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, तो वे शब्द जो अगणनीय संज्ञाओं के परिमाण अर्थात मात्रा का बोध कराते हैं, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे सेंटीमीटर वर्षा, है ना, तो वर्षा की मात्रा बता रहा है कि 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई। 10 किग्रा चीनी, चीनी का मात्रा पता चल रहा है कि 10 केजी है। 20 मीटर कपड़ा, यानी कपड़ा जो है वह 20 मीटर है। बहुत धन, लगभग 2 मीटर कपड़ा, है ना। यानी किसी की मात्रा का बोध जहाँ पे हो, किसी वस्तु की मात्रा का बोध हो, तो वहां पे परिमाणवाचक विशेषण होता है ना। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण के भेद, कि परिमाणवाचक जो विशेषण है यह कितने प्रकार का होता है। तो यह 2 प्रकार का होता है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है, तो वे संज्ञा जिनसे किसी निश्चित परिमाण अथवा मात्रा का बोध हो, है ना। यानी निश्चित परिमाण अथवा मात्रा का बोध हो, तो वहां पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 10 बीघा जमीन, 2 एकड़ जमीन, 10 लीटर दूध और 2 सेंटीमीटर वर्षा, है ना। तो ये निश्चित एक मात्रा का पता चल रहा है कि जमीन है तो 10 बीघा है और ये दूध जो है वो 10 लीटर है, वर्षा 2 सेंटीमीटर हुई। तो ये एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, यानी जो वस्तु की मात्रा है इसका निश्चित पता चलता है।
अगला हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। तो वे अगणीय शब्द जो संख्याओं की अनिश्चित मात्रा का बोध कराएं, जैसे कम पानी, बहुत धन, लगभग 2 मीटर कपड़ा, है ना। तो ये एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम लोग विशेषण का तीसरा प्रकार पढ़ेंगे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है। तो वे शब्द जो गणनीय संख्याओं की संख्यात्मक विशेषता को प्रकट करते हैं, है ना। वो अगणनीय था परिमाणवाचक, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, गणनीय यानी जिसकी हम गणना कर सकें, उसको गिन सके, काउंट कर सके, है ना, वो गणनीय संज्ञा कहलाती है ना। तो वे शब्द जो गणनीय संज्ञाओं की संख्यात्मक विशेषता को प्रकट करे, वहां पे संख्यात्मक विशेषण होता है या कहते हैं। जैसे 1 करोड़ जनसंख्या, है ना, जनसंख्या को बता रहा है कि 1 करोड़ है, 20 कमरे, है ना। तो ये सब क्या है, काउंटेबल है, मतलब इनकी हम गिनती कर सकते हैं। 1 दर्जन पुस्तक, ठीक है। तो ये संख्यात्मक विशेषण है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे कि संख्यावाचक विशेषण का कितना प्रकार होता है। तो यह 2 प्रकार का होता है। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। इसके अलावा जो है, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसके भी 2 प्रकार हो जाते हैं। पहला पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। तो इसमें जो पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, फिर इसके 7 प्रकार हो जाते हैं। पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 7 प्रकार हो जाते हैं। पहला है क्रमवाचक पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा गणनावाचक पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तीसरा विप्सावाचक, चौथा समुदायवाचक, पांचवा संग्रहवाचक, छठा प्रत्येकबोधक या फिर भिन्नतावाचक, और सातवां है आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण किसे कहा जाता है। तो वे संख्यावाची शब्द जो गणनीय संज्ञाओं की निश्चित संख्या का बोध कराएं, है ना। यानी जो संज्ञा है गणनीय है, यानी हम जिसकी गिनती कर सकते हैं, और उसकी निश्चित संख्या का बोध कराएं, वहां पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे 1 दर्जन पुस्तक, है ना, ये निश्चित है। 10 व्यक्ति और 20,000 रुपए, है ना, तो ये एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा इसमें है पूर्ण निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। ये पहला है क्रमवाचक विशेषण, यानी वे निश्चित संख्या जिनसे किसी स्थान के क्रम का बोध हो, वहां पे निश्चित क्रमवाचक विशेषण होता है। जैसे उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, है ना। तो प्रथम स्थान जो है वह क्या है, क्रमवाचक विशेषण, यानी क्रम को बता रहा है। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय, ये क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा इसका प्रकार है प्रत्येक बोधक या फिर भिन्नतावाचक विशेषण, यानी गणनीय संख्याओं की प्रति एक संख्या का जो बोध कराएं, वो प्रत्येक बोधक कहलाता है। ऐसे प्रत्येक आ जाए वाक्य में, हर एक आ जाए, है ना, तो ये प्रत्येक बोधक या फिर भिन्नतावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके अलावा जो है समुदायवाचक विशेषण, तीसरा प्रकार है, यानी जिन संख्यावाची शब्दों से निश्चित संख्याओं के समूह का बोध हो, है ना। समुदायवाचक मतलब समूह का बोध हो, जैसे दर्जन, शतक, सहस्त्र, तो वो समुदायवाचक विशेषण कहलाते हैं। गणनावाचक विशेषण है, तो गणनावाचक विशेषण उसे कहते हैं जिसे गणनीय संख्याओं की सामान्य निश्चित संख्या का जहां बोध हो, जैसे 10, 100, 1000, है ना, ये सभी गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके अलावा पांचवा इसका प्रकार है विप्सावाचक विशेषण, यानी यह एक ही निश्चित संख्या को 2 बार जहाँ पे आए, वहां पे विप्सावाचक विशेषण होता है। जैसे 10-10 व्यक्ति, है ना, 20-20 रुपए, 1-1 कमरा, ये विप्सावाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके अलावा जो है छठा जो है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण उसे कहते हैं जहाँ निश्चित संख्या में गुना, गुनी या गुणे गणनीय संज्ञाएं जुड़ा हो, है ना, वहां पे आवृत्तिवाचक विशेषण होता है। जैसे 3 गुना व्यक्ति, है ना, 4 गुना आदमी, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये आवृत्ति को एक बता रहा है, इसलिए यहाँ पे आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। सातवां है संग्रहवाचक विशेषण किसे कहते हैं ना, जिनसे संपूर्ण प्राणियों अथवा वस्तुओं के संग्रह का बोध हो, जैसे दोनों, तीनों, चारों, है ना, जैसे वे तीनों चले गए, तो इसमें जो तीनों जो शब्द है वो एक संग्रहवाचक विशेषण है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे विशेषण का चौथा प्रकार जो है वह है संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण, यानी यह किसे कहा जाता है। तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करता है, तो वहां पे सार्वनामिक विशेषण होता है ना। जैसे सर्वनाम शब्द जो है सार्वनामिक, यह 2 शब्द से बना है, सर्वनाम प्लस एक, है ना, यानी सर्वनाम से बना हुआ विशेषण। ठीक है, जिसे उदाहरण से समझते हैं, यह वही लड़का है जो कल आया था। तो इसमें लड़का जो है ये क्या हो गया, यह संज्ञा हो गया, है ना। और वही शब्द क्या है, वह हमें ई प्रत्यय जुड़ा है ना, तो वही हो गया है। और वही क्या हो गया, यह एक सर्वनाम है ना, वह क्या एक सर्वनाम है। तो इसमें जो वही शब्द है यह एक संकेतवाचक या फिर सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, यह घर आपका है,
तो इसमें घर संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या है कि आपका घर है ना? तो आपका इसमें जो शब्द है यह एक सर्वनाम है ना? और यह घर की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, ठीक है? तो यह एक संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है ना? अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण है, इसका भेद कितना है यानी प्रकार या 2 प्रकार का होता है। पहला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक जो सार्वनामिक विशेषण है वह 2 शब्द से बना है, यानी मूल में जो है इक प्रत्यय के योग से बना है और यौगिक जो है योग में इक प्रत्यय के योग से बना है ना? चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है। तो जब कोई सर्वनाम अपने मूल रूप में आकर किसी संज्ञा की विशेषता को बताते हैं तो उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना? या फिर दूसरी इसकी परिभाषा है कि जब किसी सर्वनाम में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ हो, है ना? यानी उस सर्वनाम में कुछ भी ना जुड़ा हुआ हो तो वहां पे मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण है यह लड़का बहुत तेज है ना? जो लड़का है ना? इसकी विशेषता बता रहे कि यह लड़का, है ना? यह लड़का क्या है? बहुत तेज है। तो इसमें यह जो है यह क्या है? यह एक सर्वनाम है और इस सर्वनाम में कुछ जुड़ा नहीं है। जैसे मान लो यह में जो है ई प्रत्यय जुड़ जाए तो यही हो जाएगा, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। लेकिन मौलिक में मतलब मूल शब्द ही रहे, है ना? यह ही रहे, है ना? वह रहे, वह में हम ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा। और वही जब आ जाएगा तो वह यौगिक में आ जाएगा, है ना? योग मतलब उसमें कुछ जुड़ गया उस सर्वनाम में, ठीक है? चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। मौलिक सार्वनामिक विशेषण के भेद, है ना? इसके कितने प्रकार होते हैं? तो यह 4 प्रकार का होता है। पहला निश्चित निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? तो जब कोई निश्चयवाचक सर्वनाम अपने मूल रूप में आकर अपनी किसी संज्ञा की विशेषता को बताता है तो वहां पे निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे यह लड़का बहुत होशियार है। तो इसमें लड़का की जो विशेषता बता रहा है यह, है ना? और यह क्या है? एक सर्वनाम है और यह क्या है? एक निश्चित सर्वनाम है, यानी किसी निश्चित लड़के के बारे में बात हो रही है कि यही लड़का जो है क्या है? यह बहुत होशियार है, ठीक है? इसलिए इसमें क्या हो गया? यह क्या हो गया? एक निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसके अलावा दूसरा इसका प्रकार जो है वह है अनिश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक किसे कहा जाता है? तो जब कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताएं, है ना? जैसे कि कोई आया है, तो इसमें आया जो शब्द है इसकी क्या है? कोई आया है। तो कोई आया मतलब कौन आया है? यह एक निश्चित नहीं है ना, यह अनिश्चय है कि कौन आया, कोई भी आ सकता है ना? तो इसमें कोई एक सर्वनाम शब्द है ना? और यह क्या है? यह एक अनिश्चयवाचक है, ठीक है? तीसरा इसका प्रकार है संबंधवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो संबंधवाचक किसे कहा जाता है? तो जब कोई संबंधवाचक सर्वनाम अपने मूल रूप में आकर किसी की विशेषता बताए, जैसे कि यह लड़का जो पढ़ रहा है वह खेलों में भी होशियार है ना? खेलों में भी क्या है? होशियार है। तो इसमें यह लड़का है ना जो पढ़ रहा है वह, तो इसमें यह और वह क्या हो रहा है? यह एक संबंध को, इस वाक्य में एक संबंध को क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या हो गया? यह संबंधवाचक विशेषण कहलाएगा। इसके अलावा चौथा इसका प्रकार है प्रश्नवाचक विशेषण। तो प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो जब कोई प्रश्नवाचक शब्द अपने मूल रूप में आकर किसी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करता है तो उसे प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, है ना? तो इसमें जो क्या है यह एक प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि आप क्या कर रहे हैं, है ना? इसलिए इसमें प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है? अब हम लोग इसका दूसरा प्रकार पढ़ेंगे कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो जब किसी सर्वनाम में कोई कारक चिन्ह जैसे निपात अन्य शब्द जुड़ जाए तथा वह सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताएं तो वहां पे यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। यानी कि सर्वनाम में क्या हो? कोई निपात जुड़ जाए या फिर कोई प्रत्यय जुड़ जाए, कोई कारक चिन्ह जुड़ जाए, है ना? तो वहां पे क्या होता है? वहां पे यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण देखिए, कुछ एक लोग, कुछ एक मतलब, तो ये कुछ क्या है? एक सर्वनाम है ना? और कुछ में जुड़ क्या गया है? एक, ठीक है? तो यह इसलिए क्या हो गया है? यह यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया है ना? अगर यही इसमें एक ही नहीं जुड़ा रहता तो ये क्या हो गया रहता? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। लेकिन इसमें अगर एक जुड़ गया है तो इसलिए यह यौगिक, यौगिक मतलब योग हो जाना, जुड़ जाना, ठीक है? दूसरा इसका उदाहरण है जैसे कुछ एक हो गया, ठीक है? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण के भेद यानी प्रकार कितने हैं। तो इसके भी 4 प्रकार हैं। पहला जो है वह है निश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण।
तो किसे कहा जाता है? तो जब किसी निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई शब्द जुड़ जाए तथा वह निश्चयवाचक से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताए, तो वहाँ पे निश्चयवाचक होता है। जैसे कि यह वही लड़का है जो कल आया था, है ना? तो इस लड़का की क्या बता रहे हैं? एक निश्चित निश्चित बताया जा रहा है कि ये वही लड़का है ना? तो यहाँ पे वह है, वह में क्या जुड़ गया है? वह में ई प्रत्यय जुड़ गया है ना? इसलिए क्या हो गया? वही, और इसलिए यह क्या है? यौगिक है, ठीक है? और ये एक निश्चय व्यक्ति को बताया जा रहा है, एक निश्चय लड़के को बताया जा रहा है कि यह वही लड़का है जो कल आया था, है ना? अब अनिश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? तो जब किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई शब्द जुड़ जाए तथा वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले उसकी विशेषता को प्रकट करे, तो वहाँ पे अनिश्चयवाचक होता है। जैसे उदाहरण देखिए, वहाँ कुछ एक लोग हैं, है ना? तो कुछ एक क्या है? अनिश्चित व्यक्ति की बात कर रहा है कि कुछ एक लोग हैं, मतलब कितने लोग हैं? एक निश्चित व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है ना? इसलिए यहाँ पे क्या है? अनिश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। इसके अलावा इसका हम तीसरा प्रकार पढ़ेंगे कि संबंधवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? तो यदि किसी संबंधवाचक सर्वनाम में कोई शब्द जुड़ जाए तथा वह संबंधवाचक सर्वनाम किसी पद से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करे, तो वहाँ पे संबंधवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक ना? तो इसमें जिसकी और उसकी ये जो शब्द है सर्वनाम में क्या कर रहे हैं? इसमें एक संबंध को प्रकट कर रहे हैं इस वाक्य में, है ना? यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसलिए इसमें संबंधवाचक यौगिक विशेषण है। अगला है प्रश्नवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो यदि किसी प्रश्नवाचक शब्द में कोई अन्य शब्द जुड़ जाए तथा वह प्रश्नवाचक शब्द किसी विशेषता बताने वाले हेतु प्रयुक्त हो, तो उसमें प्रश्नवाचक यौगिक सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे इसे प्रश्न पूछा, जैसे आहा कैसा सुंदर दृश्य है ना? तो इसमें जो कैसा शब्द आ गया है ना, ये क्या है? यह प्रश्नवाचक भी है, यानी प्रश्न भी पूछा जा रहा है वाक्य में, और यौगिक है, और सार्वनाम है यानी सर्वनाम है, और विशेषण यानी विशेषता भी बता रहा है, ठीक है? अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे विशेषण के रूप, यानी विशेषण के कितने रूप होते हैं? तो यह 3 रूप होता है। पहला जो है वह है उद्देश्य या फिर सामान्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण, और तीसरा है प्रविशेषण या फिर प्रतिविशेषण या फिर अंतर विशेषण, ठीक है? तो उद्देश्य या सामान्य विशेषण किसे कहा जाता है? तो जब कोई विशेषण संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, है ना? यानी जब कोई शब्द संज्ञा से पहले आ जाए उसकी विशेषता बताने वाला, तो वहाँ पे उद्देश्य या फिर सामान्य विशेषण कहलाता है। जैसे नीली गाय है ना, नीली गाय है, इसमें गाय क्या है? संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या है? कि वह नीली है, ठीक ना? तो नीली क्या होगी? संज्ञा से पहले आ गई, है ना? ये पहले आ गई, इसलिए इसमें उद्देश्य या फिर सामान्य विशेषण है। दूसरा उदाहरण है हरा तोता। तो तोता क्या है? इसमें संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या है? कि वह हरा है, और वो संज्ञा से जब पहले आ गया इसकी विशेषता बताने वाला, तो उद्देश्य सामान्य विशेषण हो गया, है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी दूसरा प्रकार जो है विधेय विशेषण किसे कहते हैं? तो जब विशेषण जो है संज्ञा के बाद आए, यानी जब उसकी विशेषता बताने वाले शब्द संज्ञा के जब बाद आते हैं, तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे यह गाय नीली है, तो इसमें गाय क्या है? संज्ञा है, और इसकी विशेषता क्या है? कि वह नीली है, और क्या संज्ञा के बाद आई है इसकी विशेषता बताने वाले शब्द, इसलिए इसमें विधेय विशेषण है। तीसरा है प्रविशेषण या फिर प्रतिविशेषण या फिर अंतर विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण की विशेषता बताए, है ना? यानी जो विशेषण यानी जो विशेषता बता रहा है उसकी भी विशेषता जो बताए, तो वो क्या होता है? वह प्रविशेषण कहलाता है। जैसे वह बहुत ईमानदार है ना? तो ईमानदार तो है ही, इसकी विशेषता बता रहे हैं उसकी कि वह ईमानदार है, लेकिन बहुत ईमानदार है, तो इसमें जो बहुत आ गया ये क्या है? यही प्रविशेषण कहलाता है ना? इसके अलावा यह कपड़ा गहरा नीला है ना? तो यह कपड़ा का विशेषता क्या है? कि वह नीला है, लेकिन गहरा नीला है, तो गहरा जो शब्द आ गया वो क्या हो गया? यह प्रविशेषण कहलाएगा, ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो यह 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमा अवस्था, है ना? मूलावस्था किसे कहते हैं? कि जहाँ किसी की तुलना नहीं हो, है ना? तो वहाँ पे मूलावस्था होता है। जैसे राम ईमानदार है, तो यह मूलावस्था हो जाएगा। दूसरा उत्तरावस्था, यानी जहाँ 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना हो, तो वहाँ पे उत्तरावस्था होता है। जैसे राम श्याम से ईमानदार है, तो इसमें राम और श्याम इन दोनों में क्या हो रही है? तुलना हो रही है कि जो राम है वह श्याम से क्या है? ईमानदार है। तीसरा है उत्तमावस्था, यानी जहाँ 2 से अधिक में तुलना हो। जैसे राम, श्याम और मोहन, क्या है? राम जो है वह श्याम और मोहन से क्या है? ईमानदार है। तो जहाँ 2 से अधिक में तुलना हो, तो वहाँ पे होता है उत्तमावस्था, है ना? इसके अलावा एक और है कि जो उत्तरावस्था होता है उसमें तर जो है प्रत्यय जुड़ा रहता है, और उत्तमावस्था में तम। जैसे मान लीजिए कोई मूलावस्था कोई शब्द है, जैसे कोई शब्द है सुंदर, ठीक है? तो सुंदर जो है यह क्या हो गया? मूलावस्था। सुंदर में अगर हम तर प्रत्यय जोड़ दें तो सुंदरतर हो जाएगा, और ये हो जाएगा उत्तरावस्था।
और सुंदर में हम तम जोड़ दें, है ना, सुंदरतम, तो ये क्या हो जाएगा, यह उत्तमावस्था हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।